हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पर्यावरण के भाग 3 के बारे में। इससे पहले मैं भाग 2 बना चुका हूं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, जाकर के उन दोनों वीडियोस को देख लेना। जो ये वीडियोस मैं बना रहा हूं स्पेशली फॉर सीटेट पर्यावरण के लिए हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके सीटेट में 30 में से 25 नंबर कहीं नहीं गए हैं। आपको क्या करना है, जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ उनको लगभग 3 से 4 बार एग्ज़ाम तक रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, आज हम बात करेंगे बीज के बारे में। बीज से आपका क्वेश्चन बना है, लास्ट ईयर का जो सीटेट है उसमें भी बना है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन इसके रिपीट होते रहते हैं। तो बीज की विशेषता क्या है आपकी? बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। तो पहले के लोग क्या करते थे, बीज को रखने के लिए इतना कोई स्पेशल साधन नहीं हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया और इसके चारों ओर क्या डाल दी, नीम की पत्तियां डाल दी, जो क्या करती थी, उनको कीड़ों से बचाती थी बीजों को। ठीक है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं। कैसे फेंक देते हैं आपको पता है कि जैसे कपड़ों में चिपक जाते हैं। ठीक है, पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और आपके जो हवा के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो सोयाबीन की बीज कहाँ से कैसे आते हैं? तो सोयाबीन की फलियां होती हैं, वो जब पकती हैं तो फट करके उनमें से बीज जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि क्या हैं? ये बीज हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में भी क्या होता है? बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आज भी गांव में लोग जो मिट्टी और गोबर का लेप करते हैं घरों में, जो कच्चे घर बने होते हैं, तो वो गोबर उसमें क्यों मिलाते हैं? क्योंकि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में क्या नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका इम्पोर्टेंट वो है फसल, क्रॉप के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग इस सबसे परिचित होंगे। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। ठीक है, क्रोटेन पौधे क्या होते हैं? क्रोटेन पौधे क्या है? क्रोटेन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देने का काम करते हैं। क्रोटेन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इसके पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है। ठीक है, मिट्टी किस प्रकार की है उसका पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही हो, तो यह एक प्रकार का सिग्नल देते हैं। तो ये जो क्रोटेन पौधे होते हैं, ये ज़मीन में मिट्टी में कितनी उर्वरता रह गई है उसका सिग्नल देने का काम जो करते हैं वो क्रोटेन पौधे करते हैं। ठीक है, क्रोटेन पौधों की जो जड़ होती है वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है। और ये संकेत कैसे देते हैं? जब इनकी जो पत्तियां जो होती हैं, जब वो सूखने लगती हैं, जब सूखती हैं, तो इससे ये संकेत होता है कि मिट्टी अब उपजाऊ नहीं रही है। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं और ह्यूमस उपलब्ध करवाती हैं। जड़ों का काम क्या होता है? जड़ों का काम होता है पौधों को सहारा देना। ठीक है, सभी को पता है। तथा खनिजों को अवशोषित करना, जो मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषित करके वो क्या करती हैं? एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाती हैं। ठीक, किसके द्वारा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, और ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस भी उपलब्ध कराती हैं। ह्यूमस क्या होता है? जो आपके जो पत्तियां होती हैं और भी कई सारे कूड़ा कचरा जब होता है, जब आपका मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी में मिल करके वो एक खाद की तरह बन जाता है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करेंगे सब्जियों के बारे में। तो देखिए, सब्जियां के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं। ठीक है, अधिकतर जो सब्जियां हम खाते हैं वो वास्तव में होती क्या हैं? वो हम पौधों के फूलों को खाते हैं। जो सब्जियां जो होती हैं वो पौधों का फूल होती हैं। ठीक है, और कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो पौधों का फल होती हैं। ठीक है, तो हम सब्जियां जो खा रहे हैं वो एक तरीके से हम फूलों के रूप में खा रहे हैं, या कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो पौधों का फल होती हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। जो हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू है, ये कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से आए हैं। ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखने हैं। गोभी और मटर कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। ठीक है। काफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। और सोयाबीन कहाँ से आई है? देखो, सोयाबीन चीन, बीन चीन दिख रहा है, तो बीन से चीन याद कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। ठीक। और बाकी गोभी और मटर यूरोप से आई, कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। और सोयाबीन कहाँ से आई है? आपकी चीन से आई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हम बात करेंगे केचुआ, जो किसान का मित्र कहा जाता है, सभी को पता है। ठीक है। केचुए जमीन में छेद बना करके मिट्टी को क्या कर देते हैं? मुलायम बना देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, तभी तो इसको किसान का मित्र कहा जाता है। अब जब हवा और पानी मिलेगा तो मिट्टी क्या बनेगी? उपजाऊ बनेगी। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है झूम खेती। झूम खेती से क्वेश्चन हर बार बनता है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस तरह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में किसका काम करती है? खाद का काम करती है। तो झूम खेती का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एक फसल के काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं। ठीक है। और जो भी उसमें उन्होंने खेती की हुई होती है उसको जला करके उसकी राख को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे कि वो ज़मीन क्या होती है? कुछ समय बाद उपजाऊ बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो झूम खेती का नाम देते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखिए, ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और जंगल को नुकसान ना पहुंचे, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो आसपास के जो जंगल होते हैं उनको, वहाँ के जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, ये इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर ही क्या कर देते हैं? बीज की बुवाई कर देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च या चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं और ज़मीन जो कैसी बन जाए? उपजाऊ बन जाए। ठीक है। और मुख्य फसल क्या होती है यहाँ पर? जो है आपकी चावल ही होती है। ठीक है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय या आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं। और झूम की खेती कहाँ पर होती है? मिजोरम में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, मिजोरम की जो मुख्य फसल क्या है? चावल है। मिजोरम में 3/4 लोग जो है, यानी मतलब 3/4 जो वहाँ की जनसंख्या है वो जंगल में रहती है। यहाँ खेतों की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर दिया जाता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बांस जो है मैक्सिमम अमाउंट में उसका प्रोडक्शन होता है। तो बांस की कई सारी चीज़ें जैसे बर्तन हो गए, टोकरी हो गई। ठीक है। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन जमीन बोलते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे टिन जो है एक तरीके से मापने का एक आंकड़ा होता है, तो वहाँ के लोग टिन में नापते हैं। 1 टिन बीज, जिस मैदान में 1 टिन बीज बो दिए जाएं, तो जिस जगह में 1 टिन बीज बो दिए जाते हैं उस जगह को हम 1 टिन जमीन बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बीघा होता है, विषय होता है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? टिन होता है। कुडुक जो है झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तुरांग कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ चुका है, इसको दोबारा से आपको याद रखना है। दोबारा रिवाइज हो सकता है, रिपीट हो सकता है, रिपीट होते हैं कई सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर जो है खेती आप देख रहे होगे। ठीक है, हालांकि ये झूम खेती नहीं है, फिर भी जो है यहाँ पर खेती को आप देख सकते हो। और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
मिजोरम में फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जिसे और चेराव नाच भी करते हैं। तो मिजोरम में फसल पकने पर जो है गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है और वहाँ के लोग कौन सा नाच करते हैं? चेराव नाच करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियाँ जो होती हैं को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। बेलवनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप मैप में देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका मिजोरम पड़ता है, ठीक है। और ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका उत्तरी पूर्वी इलाका है, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में काफ़ी भारत देश की जनजातियाँ निवास करती हैं और यहाँ पे मिजोरम खेती भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ के इन लोगों के अपने इनकी एक अपनी कृषि क्षेत्र होता है, अपने इनके कुछ सांस्कृतिक त्यौहार ये लोग बनाते हैं अलग से, ठीक है, जैसे चिराव नृत्य हो गया, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेलवनिका गांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटका आपको यहाँ मैप में ये वाला क्षेत्र जो मिलेगा वो कर्नाटका का मिलेगा। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। खूंटी की मदद से खेतों की मिट्टी को नरम किया जाता है। जो खूंटी होती है एक तरीके से खूंटी को हम कह सकते हैं कुदाल जो होती है, उससे खेतों की मिट्टी को नरम किया जाता है। समय पर प्याज ना काटे जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। खरपतवार कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप आते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं, इन्हें निकालना जरूरी होता है। यानी ऐसे पौधे जो बिना बोए खेतों में उगाते हैं उनको निकालना जरूरी होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है। और होलगुंडी गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव में ही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके रिवाइज हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उधियूं की, ठीक है। उधियूं क्या होता है समझते हैं। सर्दियों में खेत में ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जियों को पकाया जाता है। इस सब पकी हुई सब्जी को हम क्या कहते हैं? उधियूं कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर आप इस तरीके से जो हमारी जो फूड कल्चर है, पहले के लोग जिस तरीके से चूल्हे वगैरह पे खाना पकाया करते थे, हालांकि अब भी चूल्हे पे बनता है, और लेकिन इस तरीके का देखो आप सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में बंद कर दो, उसको सील बंद करके कोयले के अंगारों के बीच में मटके को उल्टा लटकाकर सब्जी को अगर पकाओ तो नो डाउट सब्जी जो है बहुत अच्छी बनेगी। और उस सब्जी को हम क्या कहते हैं? उधियूं कहते हैं। गुजराती में उधियूं का मतलब होता है उल्टा, मतलब उल्टा लटका देना, ठीक है। उधियूं के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को भी खाया जाता है और साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। गांधीधाम स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात में। तो सभी को पता होना चाहिए, गांधीनगर या गांधीधाम बात एक ही है, कहाँ पर है? गुजरात में आपको मिलेगा। तो उधियूं समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो गांधीधाम गुजरात में आप मैप में देख सकते हो। देखो आपका मैप से भी क्वेश्चन आपका यहाँ इसमें बनता है, जो सीटेट जो होती है आपके मैप से क्वेश्चन ही पूछ लेती है कि अगर आप गुजरात से दक्षिण की तरफ आएंगे तो आप किन किन राज्यों से होकर के गुजरेंगे, इस टाइप से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के प्रमुख खाद्य जो हैं वो कौन से होते हैं? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई है। बनगांव भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गांधीधाम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और वलसाड भी कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। दांडी यात्रा के बारे में सभी को पता होगा। महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेज़ों के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। अंग्रेज़ों ने क्या पाबंदी लगाई थी कि आम लोग नमक नहीं बना सकते, और इसी कारण जो है आपका गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उस पर बंदिश कैसी, आप उस पर पाबंद नहीं लगा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो ध्यान रखना अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा थी। ग्रेगर मेंडल के बारे में बात करेंगे। ग्रेगर मेंडल जो थे सभी को इनके बारे में तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। ग्रेगर मेंडल का जन्म जो है एक गरीब किसान परिवार में 1822 ईस्वी में हुआ था।
इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मतलब 28,000 पौधों पर इन्होंने क्या किया था, 7 साल तक प्रयोग किया था और कई सारे आंकड़े इकट्ठे किए। मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी रिसर्च के लिए, सोचो। तो हमें कोई भी काम जो है बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी मेहनत जो है कभी ना कभी कोई ना कोई फल आपको ज़रूर देगी। तो कंटिन्यूअसली आपको अपना काम करते रहना चाहिए। हालांकि बाधाएं तो आती हैं बीच में, लेकिन बाधाओं को नकारते हुए लोगों की बात हमें नहीं सुननी है। अपने काम पर फोकस रहना है और कभी ना कभी सफलता निश्चित रूप से आपको ज़रूर मिलेगी। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या खुरदरा होगा। इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदरे होंगे। बीच रास्ता कुछ नहीं होता। ठीक है, ये किसने कहा था? ग्रेगर मेंडल ने कहा था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जंगल के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे एक जंगल का एक्ट है, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ध्यान रखना। जंगल अधिकार कानून 2007 जो 25 सालों से जंगलों में एक जगह से रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ कानून अधिकार देता है कि वे इस जगह पर जो चाहें वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो जंगल अधिकार कानून 2007 लाया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि जो ऐसी जनजातियाँ जो जंगलों में निवास करती हैं उनका जीवन यापन जंगलों के द्वारा चलता है। लेकिन कुछ जैसे अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ जनजातीय आंदोलन चले थे, तो अंग्रेज़ों ने जंगलों को काटना शुरू किया था। तो वहाँ के लोगों ने कई सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो बिरसा मुंडा वगैरह हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया था, तो जंगलों को बचाने के लिए ही ये आंदोलन किए गए थे। तो इसी को देखते हुए आगे भी कई सारे इस तरीके से जंगल काटे जा रहे थे। तो सरकार ने जो है एक जंगल अधिकार कानून 2007 लेकर के आया और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो 25 साल से जंगल में रह रहे हैं तो उन्हें ये अधिकार है कि वे उस जंगल में कुछ भी उगा सकते हैं, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जंगल उनका क्या है, घर है। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है, वहाँ की ग्राम सभा भी होती है। ठीक है, खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बिलीव मानिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है। ईवीएस में आपको इसके अलावा कहीं और से नहीं पढ़ना है, सारा आपको यहीं से मिलने वाला है। और आप क्वेश्चंस उठा के देखा करो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपके क्वेश्चंस इन्हीं सब वीडियो से आएंगे। और आपका जब तक सीटेट का एग्ज़ाम होगा तब तक मैं सारे जो वीडियोज़ हैं आपके सारे कंप्लीट कर दूंगा। और हो सकता है कि अब जो है 1-2 दिन क्लास मेरी नहीं आए, क्योंकि एग्ज़ाम है मेरा। तो इसलिए मैं आपकी जो है और भी क्लासेस जो आपकी जैसे मैथ्स की क्लासेस है वो नहीं ले पा रहा हूँ। और जहाँ तक है, मैं 7 तारीख को आपकी एक मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके 2011 से लेकर के 2021 तक जो आपके बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं, यानी जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं, वो क्लास को हम डिस्कस करेंगे। 2011 से 2021 तक का सारा रिवाइज मैं आपको एक साथ करा दूंगा। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सीटेट के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप ये मान के चलो, सीडीपी का पेपर ऐसा होता है कि आप 30 में से 28 क्वेश्चन आराम से लेकर के आ सकते हो, और मतलब 30 में से 28 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 30 में से 30 करके आते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है आपकी सीटेट यूपी टेट से बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप यूपी टेट पर ध्यान ना दे करके आप सीटेट को पढ़ो। ठीक है, सीटेट बहुत आसान होता है और बहुत अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपके जो है क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है, क्या माइंड वहाँ पे लगाना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो रेडी रहना। 7 तारीख को बिल्कुल मैं आपके साथ पूरे पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। 2011 से लेकर के 2021 को बाल विकास की एक मैराथन सीरीज चलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करिए। और जो भी न्यू हैं चैनल पे, और आपसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली में कोई भी हैं तैयारी करने वाले, तो उनसे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कराइए। और जो भी आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हों, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस।